वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। हमने अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया कि अफ्रीका में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब व्हाट लेड टू द मेकिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। But we need to know why it is important, why there should be a constitution in any country and why we need a constitution. तो इस चीज़ को हम इस सेक्शन में समझेंगे. So the South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. अब जो हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा, ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है. इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार करता क्या है, इसका काम क्या है. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. अब साउथ अफ्रीका एक नई डेमोक्रेसी बना, इंडिपेंडेंट हुआ और उसने एक तरीके से अपने आप को एक नए डेमोक्रेटिक नेशन की तरह स्टैब्लिश किया. तो इसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो वाइट लोग हैं, मतलब जो पुरानी गवर्नमेंट थी जिसने ऑपरेशन किया, जो अत्याचार कर रहे थे वो, और वो वाली पार्टी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में उसने लीड किया, पार्टिसिपेट किया, वो दोनों साथ बैठे और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया. इसका मतलब कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब जिसने अत्याचार किया है, जिसने दबाने की कोशिश की है, वाइट्स इसका मतलब, ऑपरेसर मतलब who are trying to oppress others, who are treating others as inferior to them. तो जो ऑपरेसर हैं, वाइट्स हैं, वो ऑपरेस्ड मतलब कि ब्लैक्स के साथ एक साथ मिल के रहना चाह रहे थे. मतलब ऑपरेसर वाइट और ऑपरेस्ड मतलब ब्लैक्स, ये दोनों एक साथ मिल के एक देश में इक्वल तरीके से रहना चाह रहे थे. यही मेन एम था नए कॉन्स्टिट्यूशन का या नई डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन जो नेशन बना था उसका. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई ये चेंज कैसे हुआ. तो नेल्सन मंडेला ने बोला था कि ये जो हिस्टोरिकल एनिमीज हैं, ये इतने बड़े डिसीजन पे क्यों एग्री हुए, इतने बड़े ट्रांजिशन पे, कि अपार्थाइड से डेमोक्रेसी का ये जो ट्रांजिशन है इसमें क्यों एग्री हुए. क्योंकि दोनों को एक दूसरे के कैपेसिटी ऑफ गुडनेस पे, कि हाँ मतलब सामने वाले में अभी क्षमता है कि वो अच्छा काम कर सकता है, उसमें अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है. तो इस चीज़ पे विश्वास करके उन्होंने ये ट्रांजिशन किया था. तो मतलब कि उन्होंने एक दूसरे पे विश्वास दिखाया था. बट ये जो विश्वास दिखाया था ये इतना आसान नहीं था. मतलब आपने हो सकता है शॉर्ट टर्म में ट्रस्ट कर लिया हो एक दूसरे पर, बट आगे चल के मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने रहने के लिए ये ट्रस्ट लंबे टाइम तक चलना ज़रूरी था. मतलब कि जो ब्लैक्स एंड वाइट्स एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे थे, उसका ज़रूरी था कि वो ट्रस्ट बना रहे, तभी अफ्रीकन जो साउथ अफ्रीका है वो लंबे टाइम तक डेमोक्रेसी बना रहेगा. सो इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. तो ये दोनों के लिए ही बहुत आसान काम नहीं होने वाला था एक दूसरे पर ट्रस्ट करना. दे हैड फियर्स, दोनों के ही अपने डर थे. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहते थे. जो ब्लैक्स थे वो तो वैसे ही बहुत परेशान थे, वाइट से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन उन्होंने झेला था, तो वो उन सभी चीज़ों से परेशान थे. और नए साउथ अफ्रीका में वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि अब हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारा जो भला है वो हो सके, कोई हमारे साथ बुरा ना करे. तो वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहते थे, मतलब एक तरीके से ये इंश्योर करना चाहते थे कि वो सही तरीके से रहें, उनके राइट्स का हनन ना हो, उन्हें कोई परेशान न करे. अब वहीं क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका था और ब्लैक्स जो हैं अब वो भी पावर में आ रहे थे, तो वाइट्स को ये डर था कि हमने जो भी पास्ट में किया है, जो ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार किए हैं, कहीं उनके चक्कर में अब डेमोक्रेटिक नेशन बनने के बाद ब्लैक्स हमारे साथ कोई अन्याय ना कर दे. मतलब कि अब वाइट्स को भी ये डर था कि अब हम पावर में तो है नहीं, अब पावर में ब्लैक्स भी हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये वाइट जो ब्लैक्स हैं वो हमें बुरे तरीके से ट्रीट करें, है ना. तो उनके भी अपने डर थे, वाइट्स के भी अपने डर थे, ब्लैक्स के भी अपने डर थे. द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. अब जो ब्लैक मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं उन्हें मेजॉरिटी कहते हैं. तो ब्लैक्स क्योंकि साउथ अफ्रीका है, उन्हीं का देश है, तो हमने पढ़ा था कि भाई 3/4 जो
पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका में वो नेटिव्स की थी, वो ब्लैक्स की थी। तो ये जो ब्लैक मेजॉरिटी है वो ये इंश्योर करना चाहती थी, मतलब वो कीन टू इंश्योर, मतलब वो एकदम शिद्दत से ये चाहती थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कि मेजॉरिटी रूल करे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब एक तरीके से ऐसा ना हो कि डेमोक्रेटिक नेशन बनने के बाद भी जो वाइट्स हैं वो रूल करने लगे और कह दें कि अब सब कुछ इक्वल इक्वल होगा बट रूल हम करेंगे, ऐसा ना हो। बल्कि जो डेमोक्रेसी का मेजर उसका फीचर है कि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो रूल करती है। मतलब एक तरीके से इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में लोग वोट देंगे और जिस भी पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे वो जीत के आएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा मेजॉरिटी का रूल करने का पूरा बेसिक प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी है वो रूल करेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, कहीं उसको इग्नोर ना कर दिया जाए। तो ब्लैक्स को ये डर था, तो वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि भाई मेजॉरिटी रूल करे, क्योंकि वही मेजॉरिटी में है। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो ब्लैक्स को सब्सटेंशियल सोशल मतलब कि भाई सोसाइटी में जो रहने के राइट्स हैं, कि पहले क्या होता था कि भाई कोई पार्क में चेयर अगर लगी है तो उस पर क्या लिख दिया जाता था कि ओनली फॉर वाइट्स, कि नो ब्लैक्स अलाउड, कि इस चेयर पे कोई भी ब्लैक नहीं बैठेगा। या फिर कोई होटल्स हैं तो उन पे लिखा था कि ओनली फॉर वाइट्स, कि वाइट्स ओनली, नो ब्लैक्स अलाउड। तो इस तरीके की चीज़ें क्या बता रही हैं कि सोसाइटी में ब्लैक्स को एक्सक्लूड किया जा रहा था, हटाया जा रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, उनको इंश्योर करना चाहते थे ब्लैक्स अब नए साउथ अफ्रीका में। वो ये चाहते थे कि उनको सोशल राइट्स मिलें, उन्हें इकोनॉमिक राइट्स मिले। इकोनॉमिक राइट्स कैसे, कि भाई उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उन्हें बिजनेस करना अलाउ करना देना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई इंफीरियर काम या जो गंदे काम समझे जाते हैं वो सारे ब्लैक्स को करने दिए जाएं और वाइट्स सारे बड़े बड़े काम करें, या जो ऑफिसर्स हों या जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे वाइट्स संभालें। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो राइट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो ब्लैक्स ये इंश्योर करना चाहते थे कि उन्हें इकोनॉमिक राइट्स भी मिले। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। अब जो वाइट माइनॉरिटी थी, मतलब कि जो वाइट्स थे, गोरे लोग थे, वो संख्या में तो कम थे बट पहले वो रूल कर रहे थे। अब उनको ये डर था कि हमें जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, प्रिविलेजेस मतलब कि आपको जो फायदे मिलते हैं बाकियों के मुकाबले, कि जैसे मान लो कोई राजा है, अब राजा के जो बच्चे होंगे उन्हें, क्योंकि वो रॉयल फैमिली के हैं, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, उनकी पॉकेट मनी भी करोड़ों में होगी। उनको एक तरीके से बॉडीगार्ड्स वगैरह मिलेंगे, मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बल्कि आगे जाके उनके बच्चे ही रूलर भी बनेंगे, राजा भी बनेंगे। तो ये क्या है, राजा के बच्चों को प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, पहले से ही उनको कुछ फायदे मिले हुए हैं, कुछ ऐसे एडवांस बेनिफिट्स हैं जो बाकियों के पास नहीं है। तो पहले जब वाइट्स रूल कर रहे थे तो सारी प्रिविलेजेस उन्होंने अपने पास ही ले रखी थी कि भाई जो वाइट्स हैं वो अच्छी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, वो अच्छे होटल्स में जाएंगे, वो चेयर पे बैठेंगे, ब्लैक्स को नहीं बैठने मिलेगा। वो बस में भी जो चेयर्स हैं, जो सीट्स होती हैं बस में, उस पर भी वाइट्स बैठेंगे, ब्लैक्स नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके की मतलब प्रिविलेजेस उन्होंने वो कर रखी थी कि मतलब उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिले। इस तरीके का सिस्टम पहले चल रहा था। तो अब वाइट्स को ये था कि भाई हमें जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं वो भी बनी रहें, मतलब हमें जो फ़ायदे मिले हुए हैं वो भी बने रहें, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह बना ली थी। तो अब वाइट्स ये सोच रहे थे कि भाई हमारी प्रिविलेजेस भी बनी रहें और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो भी हमसे कोई हड़प ना ले। तो उनको इस चीज़ का डर लगा हुआ था। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज। और बहुत ज़्यादा बातचीत करने के बाद, नेगोशिएशंस के बाद, दोनों ही पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, थोड़ा सा तुम घटाओ, थोड़ा सा हम घटाएंगे और दोनों मिलके एक साथ रहेंगे। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो वाइट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए रेडी हो गए, एग्री हो गए कि ठीक है, देश में मेजॉरिटी रूल करेगी और एक पर्सन होगा और उसको एक वोट मिलेगा और एक वैल्यू होगी। मतलब कि जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर है कि वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, वो वाला फीचर पे ये एग्री हो गए। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। अब जो वाइट्स हैं वो इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए कि जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनको कुछ बेसिक राइट्स मिलेंगे और उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मतलब इस चीज़ पे भी वो एग्री हो गए कि हाँ, उनको राइट्स मिलेंगे। The blacks agreed that that majority rule would not be absolute.
और ब्लैक्स जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री हो गए कि मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ब्लैक्स ही रूल करेंगे। भाई अगर कोई वाइट इलेक्शन में खड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा वोट उसे मिले हैं तो हाँ, वाइट भी रूल कर सकता है, वाइट भी प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई एब्सोल्यूट नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ब्लैक ही रूल करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वाइट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी, और ब्लैक्स ने ये भी एश्योर किया वाइट्स को कि जो मेजॉरिटी है, जो ब्लैक्स की मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी से, मतलब कि वाइट से उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगी। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, उन्हें कुछ ना कुछ गंवाना पड़ रहा था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा था। कि जो वाइट्स हैं उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि मेजॉरिटी रूल होगा, मतलब कि उनको रूल नहीं करने प्रॉपरली मिलेगा। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी हुई, लोगों ने उन्हें वोट दिया तो मिल सकता है, तो वो रूलर बन सकते हैं, बट एकदम एक्सक्लूसिवली जो वाइट्स हैं उन्हें रूल नहीं करने दिया जाएगा। वर्कर्स को कुछ राइट्स वगैरह देने में होंगे, पुअर्स को कुछ राइट मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ों पे वाइट्स को एग्री होना पड़ा। वहीं जो ब्लैक्स हैं उन्हें इस चीज़ पे एग्री होने पड़ा कि जो वाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली है, उस चीज़ को वो वापस नहीं ले पाएंगे। ब्लैक्स वापस से वाइट्स की जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई थी लोगों पे अत्याचार कर करके, उसको वापस नहीं ले पाएंगे। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है दोनों के लिए ही आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? अब ये जो कॉम्प्रोमाइज था, ये जिन बातों पे एग्री हुए थे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? अब भले ही वो अभी के लिए एक दूसरे पर विश्वास कर लें, ट्रस्ट कर लें, क्या गारंटी है कि ये जो विश्वास है वो आगे जाके फ्यूचर में नहीं टूटेगा? तो मतलब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। अभी तो इन्होंने नेगोशिएट कर लिया, अभी तो ये लोग कुछ टर्म्स पे एग्री हो गए, बट ये कोई भरोसा नहीं था कि ये लोग आगे जाके भी एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और ये जो विश्वास है वो नहीं टूटेगा। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of game दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको फ्यूचर में नहीं कंफर्मेशन है कि आगे इस चीज़ चलेगी कि नहीं, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इस सिचुएशन में ट्रस्ट बिल्ड करने का, कि आप कुछ रूल्स वगैरह लिख लो जो कि दोनों ही पार्टीज को फॉलो करने पड़ेंगे। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। और ये जो रूल्स हैं वो क्या बताएंगे कि आगे फ्यूचर में जो रूलर्स हैं वो कैसे चूज किए जाएंगे। मतलब अभी तक आपने जो भी नेगोशिएशन की वो बातों बातों में की, तो अब आप एक काम करो, इसको लिख लो और दोनों सब साइन कर दो कि हाँ, हम सब इस पे एग्री हैं, ताकि फ्यूचर में जाके ये डाउट ना रहे कि हमने तो वो कहा था, आपने तो वो किया था। मतलब जो ट्रस्ट टूटने का डर है वो नहीं रहेगा। हमें हमारे पास लिखा होगा कि भाई ये बात हुई थी, सब इस पे एग्री थे और ये आज भी चलेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर इशू आएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी, तो डायरेक्टली वो जो रिटन रूल्स हैं उनको रेफर किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो रूल्स जो लिखे जाएंगे उसमें पहला तो आप ये लिख दो कि रूलर्स कैसे चूज होंगे फ्यूचर में, कि आखिरकार जो रूलर आएगा वो चूज कैसे होने वाला है, इलेक्शंस होंगे या फिर कोई और तरीका होगा, तो कैसे चूज होंगे। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do। और इन रूल्स में ये भी लिखा होगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या नहीं। फाइनली these rules decide the rights of the citizens। और आखिरकार ये जो रूल्स हैं वो क्या बताएंगे कि जो सिटीजन्स हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे। These rules will work only if the winner cannot change them very easily। और अब आपने रूल्स तो लिख लिए, आपने एक जगह पे ये सारे रूल्स लिख लिए कि हाँ, रूलर्स कैसे इलेक्ट होंगे और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, आपने लिख तो लिया। बट ये सारे रूल्स तभी काम करेंगे जब जो लोग जीत के आ रहे हैं, जो पर्सन गवर्नमेंट बना रहा है, जब वो इन रूल्स को आसानी से चेंज ना कर सके। अगर वो आसानी से चेंज कर देगा इन रूल्स को, तो फिर वो क्या करेगा कि हो सकता है कि वो आगे जाके कह दे कि जो रूल लिखा था कि रूलर्स कैसे चूज होंगे, हो सकता है वो जीतने के बाद चेंज करके उस रूल में लिख दे कि अब से हम ही रूलर बनेंगे, कि मतलब अपना नाम लिख दे कि अब से हम ही रूलर बनेंगे। तो अगर वो इतने आसानी से चेंज करके रूल्स को ऑल्टर करके रूल्स को बदल सकता है, तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पर्सन गवर्नमेंट बना रहा है वो आसानी से इन बेसिक रूल्स को चेंज ना कर पाए। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। और यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स पे सहमति दिखाई। दोनों पार्टीज जो हैं वो कुछ रूल्स पे एग्री हो गए।
दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज। और उन्होंने ये भी माना कि जिन भी रूल्स पे वो एग्री हुए हैं वो रूल्स सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं, और कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं करेगी, मतलब हर गवर्नमेंट को भी ये जो रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बेसिक रूल्स का सेट है जो आपने लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब कि किसी भी देश में जो बेसिक रूल्स हैं जिन पे लोग एग्री होते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, या फिर साउथ अफ्रीका ही ऐसी कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर एक कंट्री के जो लोग हैं वो अलग अलग होते हैं, डाइवर्स ग्रुप होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। The relationships may not have been as bad as that between the whites and the blacks in the South Africa. अब हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज में जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके रिलेशंस इतने बुरे ना हो जितने कि अफ्रीका में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। बट हमें ये पता है कि हाँ, पूरे दुनिया में लोगों में ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट में, मतलब वो किस तरीके से सोच रहे हैं, किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, उन सब में डिफरेंसेस हैं। Whether democratic or not, most countries in the world needs to have these basic rules. अब चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, उनको इन रूल्स की ज़रूरत होती है, बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग आइडियाज़, प्रेफरेंसेस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, मतलब अलग अलग ओपिनियन सब हो सकता है। अब उन सब लोगों को एक कॉमन चीज़ पे एग्री करने के लिए इन रूल्स की ज़रूरत है, ताकि सब लोग एक चीज़ पे सहमत हो जाएं और देश जो है वो सही से चले। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो वही बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में ही है, नहीं है ऐसा। वर्ल्ड में भाई अलग अलग देश हैं, उन देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, और उन सभी कम्युनिटीज़ को सही से एक साथ रहने के लिए इन बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सारे देशों में किसी ना किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सारे देशों में किसी ना किसी तरीके से जो रूल्स वगैरह बनते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको सही से रहने के लिए वो अपने कुछ बेसिक रूल्स बना लेते हैं। तो मैक्सिमम कंट्रीज में हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक रूल्स देखने मिलेगा। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही अप्लाई नहीं होता है कि मतलब ये जो बेसिक रूल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही हो, कि एक देश है और उसमें गवर्नमेंट को चलाने के लिए बेसिक रूल्स हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेसिक रूल्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एसोसिएशन है उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होने की ज़रूरत होती है। मान लो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में भी अलग अलग तरीके के लोग होंगे, उनकी अपनी सोच होगी। मतलब मैनेजर कुछ और कह रहा होगा और एम्प्लॉयज कुछ और कह रहे होंगे, सीईओ कुछ और कहेगा, मतलब सारे लोगों के पास अपनी अपनी ओपिनियन होगी, अपना अपना काम करने का तरीका होगा, अपने अपने कुछ वैल्यूज होंगे, अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। अब क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं तो उनको हमें एक लाइन पे एक साथ मिलकर उनसे बिजनेस में काम करवाना है, एक कॉमन गोल को अचीव करवाना है। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि कुछ बेसिक रूल्स हों जो कि सब फॉलो करें। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, आपके घर का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। भले ही आप ऐसे लिखो ना, बट घर में होता है ना कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि सबसे घर में जो बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी, या फिर अपना जैसे मम्मी बोलती है कि स्कूल से आओ होमवर्क करो, मतलब खाना खाओ, होमवर्क करो, खेलने जाओ। तो मतलब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं। तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही हो, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, बल्कि आपके एरिया में जो क्लब है उसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं, उन सब में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी ताकि सारे लोग मिलके किसी एक चीज़ पे एग्री कर जाएं। Thus, the constitution of a country is set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो हम इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन रूल्स हैं जो कि किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनको माना जाता है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens, and also the relationship between the people and government. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा लॉ है, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें सिटीजन्स कहा जाता है,
वो आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे, आपस में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, उनका क्या रिलेशन होगा, और जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच का क्या रिलेशन होगा। तो इस चीज को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है, लोगों का आपस में रिलेशन और लोगों का मिलके ही, मतलब यहाँ पे ये पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों का आपस में क्या रिलेशन रहेगा और इन सभी लोगों का मिलके गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन रहेगा। तो इस चीज को गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहला तो ये करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों में एक विश्वास लाता है, एक ट्रस्ट लाता है, जो कि जरूरी है अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि जैसा हमने बताया कि भाई अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, तो ये सारे लोगों को साथ में रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री करना जरूरी है। और जब हम इनको इस तरीके से रूल्स बना लेते हैं, इन्हें लिख लेते हैं, तो लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट रहता है कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रहा है तो सामने वाला इस रूल की इज्जत करेगा, इसको ब्रीच नहीं करेगा, तो एक ट्रस्ट रहता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि भाई गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट में कौन कौन लोग होंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट जो लोग हैं उनमें कौन सा पर्सन कौन सा डिसीजन ले सकता है। जैसे कि भाई प्राइम मिनिस्टर होता है देश में, प्रेसिडेंट होता है, अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं वो होते हैं। अब इनमें कौन सा पर्सन कौन से डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो कोई पर्टिकुलर, मान लो रेलवे मिनिस्टर है, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लेगा। ऐसा नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है, ऐसा नहीं होता। तो ये डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कौन सा पर्सन, उसके पास क्या पावर होगी और वो क्या डिसीजन ले सकता है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा क्या करता है कि ये गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिट करता है, मतलब उस पर कुछ रोक लगाता है। अब गवर्नमेंट एकदम ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट को कुछ भी करने से रोकने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी कदम ना उठा ले। तो उस चीज को भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है, उसकी पावर पे लिमिट लगाता है कि भाई तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, तुम्हारे भी कुछ हदें हैं जिसको कि तुम्हें पार नहीं करना है एज गवर्नमेंट। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके क्या राइट है, उनके क्या अधिकार हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि उस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी एस्पिरेशन को बताता है कि वो अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, वो अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। तो उस चीज को लेकर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि अगर हम किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि इस देश के लोग इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं, ये कैसा देश चाहते हैं वो एक्चुअली। तो ये चीज भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के पता चल सकती है। तो क्या क्या काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन? पहला तो ट्रस्ट बिल्ड करता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट लाता है लोगों में, लोगों को एक ये विश्वास रहता है कि उनके अधिकार रहेंगे, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो ये ट्रस्ट रहता है, राइट। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, और किस पर्सन को कौन सा डिसीजन लेने का अधिकार होगा, कितनी उसके पास पावर होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं है उसके पास, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसकी पावर पे रोक लगाता है। और साथ ही साथ हमें अधिकार कुछ बताता है हमारे कि एज सिटीजन्स हमारे क्या अधिकार हैं। चौथा, ये क्या करता है, लोगों की जो एस्पिरेशंस है अपने नेशन को लेकर वो बताता है कि लोग कैसा देश चाहते हैं या क्या क्या चीजें वो अपने देश में चाहते हैं। उसमें इक्वालिटी चाहते हैं, उसमें वो सेक्युलरिज्म चाहते हैं, तो मतलब क्या क्या चीजें वो चाहते हैं अपने देश में, ये चीज बताता है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। अब कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेसिक मतलब ये है कि वो सारे रूल्स जो कि एक देश के लोग जिस पे एग्री होते हैं, जिसमें कि ये सारी चीजें होती हैं, वो सारे रूल्स जो कि हमें ये बताते हैं, ये चार फीचर्स हमें बताते हैं। तो अब जरूरी थोड़ी है कि ये रूल्स सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो। भाई कोई राजा है, कोई महाराजा है, उसने भी अपने देश में कुछ बेसिक रूल्स बना दिए हैं, है ना। अब राजा वाला नेशन है तो इसका मतलब ये है कि वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि उसने रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसका मतलब कि उस देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मतलब ये तो बेसिक रूल्स हैं, ये किसी भी देश में हो सकते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, इसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है।
बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। बट हमें ये जरूर पता है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि उनके लिए जरूरी है इन रूल्स को स्पेसिफाई करना, ताकि जो अलग अलग लोग रह रहे हैं वो साथ में मिलके रह सकें। तो कहने का मतलब ये है कि सारे डेमोक्रेटिक नेशंस के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। बट जितने भी लोगों के पास डेमोक्रेटिक मतलब जितने भी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं कि वो सारे डेमोक्रेटिक हों, राइट। मतलब वापस से रिपीट कर देते हैं कि सारी डेमोक्रेटिक नेशंस के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई मान लो कोई अगेन मोनार्की वाला देश है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से डेमोक्रेटिक नेशन नहीं बोल देंगे। तो जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बट हम जितनी भी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, हमें उनके डेमोक्रेटिक वाले फीचर देखने पड़ेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि ठीक है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बट हम फिर देखेंगे कि क्या ये सारी फीचर्स डेमोक्रेसी के पास कर रहा है कि नहीं, तब हम उसे डेमोक्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई डेमोक्रेसी है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो। After the War of Independence against Great Britain, the Americans have themselves a constitution. अब अमेरिका में भी जब वो ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, उसके बाद अमेरिकन ने क्या किया था, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मतलब जितने भी अमेरिकन हैं वो भी इसी तरीके से कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री हुए थे। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से फ्रेंच में मतलब फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में जब क्रांतिकारी हुई थी, तो उसके बाद भी लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो हम पिछली क्लासेस में जो हमने हिस्ट्री की क्लास पढ़ी है, मतलब कि जो पिछले लेक्चर्स हैं हमारे हिस्ट्री के, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें किस तरीके से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो फ्रांस में भी हमें देखने मिला। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और तभी से ये एक तरीके से प्रैक्टिस बन चुकी है, एक तरीके से जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वो अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस बन चुकी है, कि प्रथा बन चुकी है कि ऐसा ही होता है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं, ठीक है। अगेन जरूरी नहीं कि जितने भी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो ही, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, और आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको कि सारे देश के लोग जिन पे एग्री करते हैं। और दूसरा हमने ये समझा कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ये बेसिक रूल ज़रूरी हैं। तो उसमें हमने ये जो फंक्शंस हैं कि क्या क्या रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने पढ़ा। तो इससे हमें समझ आया कि क्यों ज़रूरी होता है, राइट।